वारिस पठान, अरे जज साहब को तो छोड़ दीजिए भाई, कम से कम जज को तो छोड़ दीजिए। आप ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि जजों को इस तरह के पद नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये तो मत बोलिए कि राम मंदिर का गलत फैसला उन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि सरकार ने उनको खरीद लिया था। एक फैसले से आप क्यों एक जज को बांध देते हैं? उन्होंने तो और भी इतने सारे फैसले दिए। वारिस पठान, देखिए मानक जी, मैं एक वकील भी हूं, मेरे पिताजी जज भी रह चुके हैं, और मैं एक सियासतदार भी हूं, और एक देश का पक्का सच्चा नागरिक भी हूं, और डेमोक्रेसी में रहता हूं, संविधान को मानता हूं। डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और पूरा रिस्पेक्ट सम्मान के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सम्मान करता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वरिष्ठ जज, उन्हीं को मैं कोट करके बात रखता हूं अपनी। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आपने देखा होगा मानक जी कि देश के अंदर जो सबसे बड़ा, मैं तो समझता हूं, फैसला आया, वो उस इश्यू पे आया जिस दिन को हम कहते हैं 6 दिसंबर 1992 ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिस दिन हमारी डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। वो जो जजमेंट आया है ना, उसके अंदर जो जजेस थे, अब आपको तो पता है कंट्रोवर्शियल था, हमारा तो ये मानना है कि मस्जिद थी, है और रहेगी। जजेस जो थे उसमें, विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू देम, मैं बताना चाहता हूं कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोग क्या बोलना चाहते हैं। उसमें जो 3 जज थे, जस्टिस रंजन गोगोई, उनको आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। उसमें जो अशोक भूषण साहब थे, उनको आपने चेयरमैन एनसीएलटी का बना दिया। अब उसी के अंदर जो एक जज थे, जस्टिस नजीर साहब, उनको आपने अभी गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो आप सोचिए कि लोगों की भावनाएं लगी हुई थी उस केस के अंदर, और उस केस का मकसद क्या था आपको पता ना, टाइटल सूट था। हमने कहा हमारी जमीन है, उन्होंने कहा उनकी चीज है, टाइटल सूट में डिसाइड कर दिया, फैसला हो गया, और हमको एक 5 एकड़ का टुकड़ा उठा के दे दिया कि जाइए आप वहां पर आपका मस्जिद बना लीजिए। आहत था पूरा देश। तो उसमें कुछ तो कांग्रेस का भी है कि अगर ताला नहीं खुलता वहां पे, रात के अंधेरे में मूर्तियां नहीं पकड़ हो जाती, तो हो सकता है कि बाबरी मस्जिद हमारी आज होती। और 6 दिसंबर डिसीजन था वो, आप उस पर सिर्फ नजीर साहब को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था वो बेंच का। माने कि जिस दिन ये जजमेंट आया, सुनिए, जिस दिन ये जजमेंट आया उस दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद उस जगह पर होती मानक जी, तो मुझे यकीन है कि फैसला कुछ और होता, मगर क्योंकि हमारी मस्जिद शहीद का जजमेंट दिया। तो अब एक जज अगर है जिसको पता है कि कंट्रोवर्शियल ये जजमेंट, तो पब्लिक ने बोल दिया कि जस्टिस नजीर ने एक जजमेंट तो नहीं दिया होगा अपने करियर में, हजारों की संख्या में जजमेंट दिए होंगे, तो पब्लिक की भावना भी करें आपको इस तरह के लुक्रेटिव पोस्ट नहीं करता, तो हम तो ये कहेंगे ना पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है। ये रेवड़ी था कि ठीक है आप इस तरह का जजमेंट करो तो आपको इस तरह की पोस्टिंग मिल जाएगी। अभी आपके चैनल के ऊपर एक इतने वरिष्ठ जज बैठे, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हुआ। सिंह साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने क्या कहा, उनको रिटायरमेंट के बाद लोक आयुक्ता का ऑफर आया, उन्होंने ठुकरा दिया, चाहते तो अपना लेते, नहीं लिया। क्यों पता है उनको कि ये जो रहता है ना कि अगर आपने इतने तरह के जजमेंट दे दिए, उन्होंने नोटबंदी पर जजमेंट दिया था, वो ट्रिपल तलाक के मैटर के अंदर एक जज थे, बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था उसके अंदर जज थे। अब इसके अंदर आप इमीडिएटली रिटायर होने के बाद में आपको बना दिया जाता है, तो देश है ना, देश को अपने विचार रखने का अधिकार तो है मानक जी, इसीलिए आपके चैनल के ऊपर बैठ के हमारे विचार रख रहे हैं, हम कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहे, हम किसी जज के खिलाफ नहीं, लेकिन आपके विचार, आपके तर्कों पर क्रॉस क्वेश्चन करना, वापस आपको कटघरे में खड़ा करना मेरा भी हक है, आपसे तीखा सवाल पूछना मेरा भी हक है। मैं ये कह रहा हूं नहीं लेना चाहिए। जब तक वो जज थे, कई दशक तक जज रहे होंगे, उन्होंने सैकड़ों जजमेंट दिए होंगे, आप एक जजमेंट को उठाकर उनको घेर रहे हैं, सिर्फ एक जजमेंट जी, क्योंकि आपको वो मसला उठाना है, आपको वो सूट करता है। मैंने कहा सर्वसम्मति से आया था वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मानक जी, इसका मतलब सारे जज आप कह दीजिए वो बिके हुए थे। मानक जी, एक जो जजमेंट है ना, ये एक जजमेंट सुनिए, ये एक जो जजमेंट है ना मानक जी, वो यहां नहीं लगा है, पूरे देश के नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों पे यहाँ चोट मारा है उस जजमेंट ने, यहाँ पे चोट लगी है। पर अब्दुल नजीर साहब तो मुस्लिम है, वारिस पठान वो तो मुस्लिम है, और हमारे ये मानना अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो नजीर साहब तो मुस्लिम है। अब मुस्लिम अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं है मानक जी, मेरा विश्वास है इस बात का, मेरा विश्वास है इस बात का। यहाँ आपने जजमेंट दे दिया, मगर जो जजिस के जजमेंट का फैसला करने वाला ऊपर बैठा है, एक दिन फैसला होगा, सबका न्याय होगा, इंसाफ होगा। मैं ये नहीं बोलता कि जस्टिस नजीर साहब ने गलती की है, जो भी किया है, लेकिन मगर हमको जो दिख रहा है, हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सामने रख रहे हैं,
हमारा दिल जला हुआ है, हम तो बताएंगे, इसमें कोई ना कंटेम है ना मैं किसी जजेस के विरोध बोल रहा हूं, मगर इस तरह का जॉब लेना रिटायरमेंट के बाद क्या दर्शाता है बताइए ना मानक जी। ये तो साफ साफ ये तो या तो आप ये कहिए ना कि किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आप ये स्टैंड लेंगे मैं आपके साथ हूं, पूरा पैनल आपके साथ है। नहीं करना चाहिए, सिर्फ बीजेपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको ठुकराना चाहिए। नहीं लेते तो और इज्जत बढ़ जाती कि नहीं चलो उन्होंने ठुकरा दिया पोजीशन को, मगर गवर्नर का पद अपना लिया तो साफ है दुनिया के सामने। आपने बताया आपके पिताजी भी जज थे वारिस पठान, क्या उनको भी कभी इस तरह के ऑफर आते थे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले? बिल्कुल। क्या उन्होंने भी कभी ठुकराए? रिटायरमेंट देखिए, मेरे फादर जो थे ना 1985 में जब नारकोटिक्स का पहला कानून बना, एनडीपीएस स्पेशल एक्ट, उसके फर्स्ट जज थे मुंबई के अंदर, जब स्पेशल जज नियुक्त हुए थे। वो जब रिटायर हुए तो ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 ईयर्स कूलिंग पीरियड, आराम से रहे, हॉलीडे बनाए अपने घर में, बाल बच्चों के, हम तो बच्चे थे साथ में थे। उसके बाद 2 साल के बाद प्रैक्टिस चालू कर दिए। जज साहब बैठे, इनको पता है किस तरह से प्रैक्टिस करना, बाद में 2 साल के बाद कूलिंग पीरियड के बाद ये भी बैठ जाते हैं ना, ये भी बैठते। मेरे फादर तो मुस्लिम थे, माइनॉरिटी का था, कहीं पे भी उनको पोस्टिंग लग सकता था, अच्छा, मगर नहीं